बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने आज से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा को हरी झंडी दे दी है। सीएम अमरिंदर सिंह आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। प्रदेश में गौशालाओं को पीपीपी मोड पर चलाने को भी स्वीकृति दी गई। प्रिजनर रिमिशन पॉलिसी में किए गए संशोधन के मद्देनजर कैबिनेट ने सजायाफ्ता कैदियों को सजा के दौरान एक से ज्यादा बार छूट का लाभ देने को मंजूरी दे दी, जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा काट रहे कैदी भी शामिल होंगे। कल पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक में क्या कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, ये आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण रही कल की बैठक और कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक फैसला यह भी है कि आज से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में सफर जो है उसकी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री आज इस योजना का शुभारंभ करेंगे। और मिल्कफेड पंजाब ने दूध की खरीद कीमतों में पिछले 2 महीने में 6 बार बढ़ोतरी की। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिल्कफेड की तरफ से फरवरी से अब तक भैंस के दूध का भाव 45 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 48 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है, जबकि गाय का दूध के रेट 28 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलो कर दिए गए। इस तरह अब तक सभी मिल्क प्लांट्स की तरफ से पिछले 2 महीने में भैंस के दूध का रेट 3 रुपए प्रति किलो और गाय के दूध का रेट 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाया गया है। कृषि कानून को लेकर अब किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वो संसद तक मार्च निकालेंगे। ये मई के महीने में मार्च निकाला जाएगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि मई के महीने में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से मार्च निकाला जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त तरीके से ये पूरा मुद्दा उठा। विरोध प्रदर्शन लगातार किसान पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि आगे आने वाले दिनों में संसद का घेराव किया जाएगा किसानों की तरफ से। देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। अनुमान है कि भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 34 करोड़ है। इससे पहले 45 साल से ज्यादा उम्र के उन्हीं लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही थी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी अस्पताल में फ्री टीका दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के केस ज्यादा आए हैं वहां 100% टीके लगाए जाएंगे। आज से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको टीका लगाया जाएगा। तैयारी इसको लेकर पूरी कर ली गई है। देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगना अब शुरू हो जाएगा। भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 34 करोड़ है, जो कि आज से टीकाकरण करवा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्यों का मंथन जारी है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य ने हाई लेवल बैठक की। इस हाई लेवल मीटिंग में पंजाब और चंडीगढ़ में कोविड के हालात और जन सुरक्षा के उपायों को लेकर समीक्षा की गई। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट की रणनीति को दक्षता से क्रियान्वित करने की सलाह दी। टेस्टिंग बढ़ाई जाए, इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, सामाजिक दूरी बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जनता को चेताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगले 1 हफ्ते में कोरोना के मामलों को लेकर सुधार नहीं आया तो कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक 8 अप्रैल को की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कड़ी पाबंदियां लग सकती हैं। तो कोरोना पर पंजाब के सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। समीक्षा की जाएगी 8 अप्रैल तक। 1 हफ्ते देखा जाएगा कि कोरोना को लेकर कैसी स्थितियां आगे बन रही हैं और अगर हालात इसी तरह के बने रहे, चूंकि अभी जो स्थिति है वो चिंताजनक है,
ऐसे में अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से, ये बात खुद कही गई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। समीक्षा बैठक के बाद कड़ी पाबंदियां लग सकती हैं। 8 अप्रैल के आसपास समीक्षा की जाएगी प्रदेश में कोरोना के हालातों को लेकर। पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताने वाले केंद्र को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया। कैप्टन ने कहा कि अगर केंद्र ने 2 महीने पहले 45 से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के सुझाव को मान लिया होता तो आज स्थिति काफी बेहतर होती। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की वजह से 45 प्लस एज ग्रुप के लोगों के टीकाकरण में 2 महीने की देरी हो गई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि पंजाब की कोविड टेस्टिंग दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। साथ ही कहा कि कोविड वैक्सीनेशन की मौजूदा स्ट्रैटेजी को रिव्यू करने की जरूरत है। कैप्टन ने ज्यादा प्रभावित इलाकों में सभी एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण किए जाने का सुझाव दिया। और पंजाब की कोरोना रिपोर्ट अब रखते हैं आपके सामने। बीते 24 घंटे का आंकड़ा जो है वो 2452 है। 2452 नए मामले बीते 24 घंटे में आए हैं पंजाब में कोरोना के। 2788 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 56 मौतें हुई हैं कोरोना से। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 23,832 हो गई है। एक्टिव केसेस 23,832 हैं प्रदेश में। और बीते 24 घंटे का भी आंकड़ा आपके सामने। 24 घंटे में कोरोना के 2400 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। 56 लोगों की जान गई है 24 घंटे में बीते कोरोना की वजह से पंजाब में। खबर फरीदकोट से, जहां ग्रीन एवेन्यू कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्रीन एवेन्यू को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्रीन एवेन्यू में कोरोना के मामलों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और यही वजह कि इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ग्रीन एवेन्यू में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो केसेस हैं कोरोना के वो बढ़ रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं और यही वजह कि ये फैसला लिया गया है इलाके को, एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने का। फरीदकोट से खबर, जहां ग्रीन एवेन्यू कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों के 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर दोनों स्कूलों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमित 5 छात्रों के संपर्क में आए अन्य स्टूडेंट्स और स्टाफ के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। सीएमओ ने सिरसा के लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। सिरसा में 5 छात्रों को कोरोना हो गया। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक। 2 स्कूलों के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब हिमाचल की कोरोना रिपोर्ट बता देते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 285 नए मामले आए हैं सामने। हिमाचल में इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2973 हो गई है। हिमाचल की कोरोना रिपोर्ट, हिमाचल में कितने केसेस मौजूदा वक्त में, ये भी आप जानिए। सक्रिय मरीजों की संख्या 2973 है। बीते 24 घंटे में 285 नए मामले आए हैं सामने। और हिमाचल प्रदेश से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दे दें आपको। राज्य में 15 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। खबर है कि मुख्य सचिव के साथ स्वास्थ्य सचिव और उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा की हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 15 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का जल्द ऐलान करेगी। फिलहाल राज्य में 4 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के निर्देश हैं। इससे पहले मंगलवार को उच्चतर शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया था। और एक और बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है कि जो स्कूल 4 अप्रैल तक बंद किए गए हैं उन्हें 15 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान हो सकता है सरकार की तरफ से। तो हिमाचल में स्कूल खोलने को लेकर ये बड़ी खबर है। 15 अप्रैल तक बंद रह सकते हैं स्कूल। इसको लेकर जल्द ऐलान भी हो सकता है सरकार की तरफ से। पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन कोविड-19 संक्रमितों में खिलाड़ी, इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सूत्रों ने बताया है कि 380 लोगों का टेस्ट हुआ था, जिनमें से 26 लोग संक्रमित पाए गए।
खास बात यह है कि इन संक्रमित लोगों में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले कोई खिलाड़ी और अधिकारी शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट के दौरान जो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए उनमें भारतीय मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच सीए कटप्पा और शॉट पुट कोच मनिंदर सिंह ढिल्लन शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, खिलाड़ी 26 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पटियाला में कोरोना का कहर देखने को मिला है। 300 से ज्यादा खिलाड़ियों का एक साथ टेस्ट कराया गया था कोविड का। 26 एथलीट पॉजिटिव आए हैं। मुख्य कोच सीए कुटुप्पा को भी कोरोना हो गया है। शॉटपुट कोच मोहिंदर सिंह ढिल्लों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों ने खुद को इसके बाद आइसोलेट कर लिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया है, जिसके बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने पत्नी समेत खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। घर पे ही आइसोलेट हो गए हैं खुद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जिनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। डीजीपी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और नशा लाने के मामले में ड्रोन बेचने वाली कंपनी के मालिक को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ड्रोन बेचने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध में शामिल है या उसे इसकी जानकारी थी। मामला अमृतसर का है, जहां नशे और हथियारों की तस्करी के आरोप में पुलिस ने बचितर सिंह और लखविंदर सिंह पर 14 दिसंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि हरियाणा नंबर की सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ लोग हथियार और नशे का सामान लेकर जाने वाले। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से चॉपर को आपात स्थिति में उतारना पड़ा। तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, 2 तकनीकी कर्मचारी और 4 अन्य लोग सवार थे। इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की करवानी पड़ी। सेना का ये हेलीकॉप्टर तकनीकी कारणों से कहा जा रहा है खराबी कुछ आ गई, जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। और आज 1 अप्रैल है। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। इस बार खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फसल की खरीद पर आढ़तियों को उनकी आढ़त राज्य सरकार देगी और इसे किसानों के भुगतान से नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बार राज्य की मंडियों में 8 से 10 अप्रैल के बीच ही गेहूं बिक्री के लिए पहुंच सकेगी। प्रदेश में इस बार 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है, जिसमें से 81 में से 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ हो जाएगी। सरकार ने गेहूं खरीद की समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं, ऐसा दावा है सरकार का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए फसल खरीद समेत कई अहम जानकारियां दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंडियों में किसानों की फसल खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। वहीं सीएम ने कहा कि अगर किसानों का पेमेंट समय पर नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से 9% ब्याज दिया जाएगा। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर सरकार वक्त पर किसानों का भुगतान नहीं करती है तो किसानों को 9% ब्याज दिया जाएगा। आज से सरकारी खरीद की शुरुआत हो रही है। फसल खरीद की सभी तैयारियां मंडी में पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया। प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं, यानी ये फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, डिले होता है, तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। आड़ती की आड़त वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे। हरियाणा में आज से फसलों की खरीद शुरू हो रही है। सरकार और प्रशासन मंडियों में बेहतर व्यवस्था के दावे कर रहा है, लेकिन सीएम मनोहर लाल के गृह क्षेत्र में मंडी बदहाल नजर आ रही। मंडी में ना तो सफाई व्यवस्था ठीक है और ना ही किसानों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इतना ही बारदाना आ चुका है, लेकिन वो आड़तियों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि अधिकारी सिर्फ बेहतर इंतजाम के दावे कर रहे हैं।
पलवल की मंडियों में सरकार के आदेश पर किसानों के गेहूं की खरीद होनी है। ऐसे में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने होडल मंडी का दौरा किया। गेहूं की खरीद के लिए मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मनोज पराशर ने किसानों से आह्वान किया कि वो अपना गेहूं साफ सुथरा, सूखा और निर्धारित मापदंडों के मुताबिक मंडी या खरीद केंद्रों में लेकर जाएं, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। इससे फसल का उचित दाम भी मिल सकेगा। सेक्रेटरी का कहना है कि मंडी में खाने पीने ठहरने की कोई परेशानी नहीं है। और फरीदाबाद अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद की तैयारी पूरी कर ली गई है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, उन किसानों के पास मैसेज आएगा, जिसके बाद मंडी में अपनी फसल ला सकेंगे। एमएसपी पर गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। निर्देश के अनुसार हमने अपनी तैयारियां और आज से हरिद्वार कुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 30 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ मेले में 3 शाही स्नान होंगे। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान होगा। 12 और 14 अप्रैल को 13 अखाड़े स्नान करेंगे। 27 अप्रैल को बैरागी अखाड़ा स्नान करेगा। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले को लेकर एसओपी जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। अब 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही श्रद्धालुओं को कुंभ में प्रवेश मिलेगा। होटल और धर्मशाला में भी अनिवार्य रूप से कोविड-19 आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जाएगी। कुंभ मेला क्षेत्र में भागवत, भजन और सामूहिक गान पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार कुंभ में थर्मल स्कैनिंग के लिए 100 टीमों का गठन किया गया। कोविड परीक्षण के लिए 50 टीमें गठित की गई। उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टर और 148 पैरामेडिकल कर्मचारी बुलाए गए हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले को लेकर जहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, वहीं लगातार श्रद्धालुओं का देश और विदेश से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख भी सकते हैं कि जो श्रद्धालु फिलहाल हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं, वो सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं। और कुंभ में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है और ग्रंथों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कुंभ के स्नान से घर में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह का जिक्र फिलहाल ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथ में किया गया है और ऐसी मान्यता भी है। तो ये हर की पैड़ी का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं के जहां गंगा स्नान का सिलसिला चल रहा है, वहीं इसी तरह से जो श्रद्धालु देश विदेश के हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल सरकार ने कोविड-19 के तहत गंगा स्नान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और जिस तरह से कोविड के मरीजों की तादाद बढ़ी है, ऐसे में चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो, सरकार सभी तरह के सुरक्षा की जो मानक है उसके कदम उठा रही है और यहाँ तक कि कुंभ पूरी तरह से दिव्य और भव्य हो, इसको लेकर के भी प्लान तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, हरिद्वार। अमरनाथ यात्रा के लिहाज से पंजीकरण की शुरुआत होगी। पंजीकरण के दिशा निर्देश अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.sriamarnathshrine.com पर देखे जा सकते हैं। 56 दिन तक चलने वाली यात्रा दोनों मार्गों से एक साथ 28 जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का और 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन करते हुए कड़े कदम उठाने की मांग सरकार से की है।